आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की क्षितिज बुक के चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है ल्हासा की ओर। क्या नाम है चैप्टर का नाम? ल्हासा की ओर, जिसके रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन जी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 में 1893 में उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के एक छोटे से गांव पंदहा नामक गांव में हुआ था। ठीक है। वैसे राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम राहुल नहीं है। इनका मूल नाम केदार पांडे था। जब 1930 में, कब? 1930 में राहुल सांकृत्यायन जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तो उसके बाद से इस केदार पांडे का नाम, मतलब जो राहुल सांकृत्यायन जी का पहला नाम क्या था? केदार पांडे था। तो उस केदार पांडे का नाम क्या रखा गया जब इन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया, तो उसके बाद से इनको राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन जी जो है अनेक भाषाओं के जानकार थे, इस कारण से इनको महापंडित भी कहा जाता है। सन 1963 1963 में इस महापंडित का देहांत हो गया। अगर कहीं भी यात्रा वृत्तांत के बारे में नाम आता है, यात्रा वृत्त के लेखकों का जो अगर कहीं नाम आता है, तो सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन जी का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने अनेक यात्रा किए हैं और उन यात्राओं पर अनेक यात्रा वृत्तांत, अपने यात्राओं का वर्णन किए हैं, जिसको बुक में लिखा है। इन्होंने लगभग 150 से भी अधिक पुस्तकें लिखे हैं, जिसमें से कई जो है यात्रा वृत्तांत के हैं। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर, ये ल्हासा जो है तिब्बत की राजधानी है। कहां की राजधानी है? तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। और ये जो राहुल सांकृत्यायन जी थे, वो ल्हासा की ओर जाना चाहते हैं, यहाँ तिब्बत जाना चाहते हैं, तिब्बत का यात्रा करना चाहते हैं। तो इस तिब्बत यात्रा में उनको किस प्रकार से समस्या आई, किस प्रकार से घटनाएं घटी और क्या क्या उन्होंने किया, और वहां वहां तिब्बत में किस प्रकार से प्रथाएं चलती हैं, किस प्रकार से लोग रहते हैं, किस प्रकार से लोगों का आवभगत किया जाता है, इसके बारे में इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है। और इस कारण से इस यात्रा वृत्तांत का नाम दिया है ल्हासा की ओर। यात्रा वृत्तांत का मतलब आपको समझ में आया? यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है यात्रा का वर्णन, यात्रा का वर्णन। ठीक है, यात्रा वर्णन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बोला? 1930 में इन्होंने कौन सा धर्म धारण किया? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म बच्चों? बौद्ध धर्म। अब ये जो है राहुल सांकृत्यायन जी है, बौद्ध धर्म धारण किया है। अब इन्होंने क्या, ये क्या करते हैं 1930 में, वैसे तो 1929 और 30 के बीच में ये यात्रा करते हैं। तो इन्होंने 1930 में क्या करता है, बौद्ध धर्म को और अच्छे से जानने के लिए इन्होंने यह फैसला किया कि मुझे तिब्बत जाना चाहिए, और इन्होंने 1930 में तिब्बत यात्रा किया। ठीक है। क्यों किया? बौद्ध धर्म को अच्छे से जानने के लिए। ठीक है। जब इन्होंने 1930 में कहां का यात्रा करना चाहा? तिब्बत का यात्रा करना चाहा। तो तिब्बत का जब यात्रा करना चाहा, तो 1930 में हमारा देश क्या था? गुलाम था। किसका गुलाम था बच्चों? अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है। तो जब अंग्रेजों का गुलाम था ये हमारा देश, तो वहां तिब्बत जाने के लिए भारतीयों को वहां जाना मना था। भारतीयों को वहां नहीं जाने दिया जाता था। कहां नहीं जाने दिया जाता था? तिब्बत नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी ने ठान लिया था कि मुझे कहीं भी करके, कैसे भी करके नहीं हो, मुझे तिब्बत जाना है। तब उसके लिए वो जो है क्या करता है, अपने दोस्त जो बौद्ध भिक्षु था सुमति, कौन था?
सुमति, सुमति को वो साथ में ले जाना चाहता है। जो सुमति कौन था? बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, ये जो है बौद्ध भिक्षु था। ठीक है बच्चों, तो यहां 1930 में तिब्बत जाने के लिए भारतीयों का मनाही था, नहीं जाना, वहां किसी को जाने नहीं दिया जाता था। तब इन्होंने क्या किया, राहुल सांकृत्यायन ने भीख मांगने वाले का वेश धारण करता है। किसका वेश धारण करता है? भीख मांगने वाले का। ठीक है, भीख मांगने वाले का वेश धारण करता है और यहां से सुमति के साथ में ये निकल पड़ता है। और सुमति कौन था? बौद्ध भिक्षु था। ठीक है बच्चों, सुमति कौन था? एक बौद्ध भिक्षु था। तो उसके साथ में ये जो है राहुल सांकृत्यायन जो है भीख मांगने वाले का वेश धारण करके यहां से निकल जाते हैं। ठीक है, और ये लोग तिब्बत जाने के लिए नेपाल के रास्ता का चयन करते हैं। ठीक है, भारत से नेपाल और नेपाल से तिब्बत। ठीक है, तो ये लोग भारत से नेपाल वाले रास्ते को चुनते हैं क्योंकि इसके पहले एक और रास्ता हुआ करता था, उसका नाम था कलिंपोंग, फरी कलिंपोंग। ठीक है, क्या नाम था उस रास्ते का? नाम फरी ठीक है, फरी कलिंपोंग जो रास्ते का नाम था, वो जो रास्ता था वो बंद था। इस कारण से ये लोग क्या है, नेपाल के रास्ते से जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस रास्ते में पहले जो नेपाल से जो तिब्बत जाने वाले रास्ता थी, उसमें व्यापारी लोग भी जाते थे, सेना लोग भी जाते थे। सेनाओं का जो किला होता था, उनका जो रहने का जो स्थान था वो भी वहीं पर था, उसी रास्ते में था। तो और इसमें आम लोग भी जाते थे। तो ये रास्ता जो है, इस रास्ता को सबके सब लोग चयन करते थे वहां कहां जाने के लिए? तिब्बत जाने के लिए। उसी रास्ते का ये लोग जो है राहुल सांकृत्यायन जो भीख मांगने वाले का वेश धारण किए रहते हैं और अपने बौद्ध भिक्षु दोस्त के साथ में इसी रास्ते से ये लोग जाते हैं। अब यहां जाने के बाद में ये अपनी यात्रा वृत्तांत में बताते हैं यहाँ की प्रथा के बारे में। ठीक है, यहाँ की प्रथा के बारे में राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है कि यहाँ की महिलाएं जो है एकदम स्वतंत्र है, पर्दा नहीं करती है, या फिर किसी पुरुष से अगर बात भी करना है तो बात भी कर लेते हैं। किसी भी अनजान पुरुष को अगर खाना भी खिलाना है तो वो लोग घर में बुला करके खाना खिला लेते हैं। या फिर अगर आपको भूख लगी है तो आप किसी भी घर में जाकर के वहां की महिलाओं से खाना बनाने के लिए बोल सकते हैं। अगर वो लोग वहां पे नहीं है तो आप खुद जाकर उनके किचन में जाकर के आप खुद वहां खाना बना सकते हैं। ठीक है, वहां किसी भी प्रकार से लोगों को आने जाने में मनाही नहीं था। लेकिन एक जो भीख मांगने वाले थे ना, जो भीख मांगने वाले लोग थे, इनके लिए मनाही था, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि ये लोग भीख मांगने वाले जो है लूटपाट कर लेंगे, लूटपाट करके ले जाएंगे। तो इस कारण से भीख मांगे लोगों को, जो भीख मांगने वाले लोग होते थे, उनको जो है वहां एंट्री नहीं दिया जाता था, उन लोगों को वहां से भगा दिया जाता था। ठीक है, यहाँ की प्रथा के बारे में समझ में आया। भीख मांगों को क्यों भगा दिया जाता था? लूटपाट के डर से इन लोगों को यहाँ से भगा दिया जाता था। तो ये लोग क्या करते हैं, एक बार जाते जाते रास्ते में एक घर मिलता है छोटा सा, वहां परिवार रहते हैं कुछ लोग, तो वहीं पे ये लोग ठहर जाते हैं और छोटे से घर में रुक जाते हैं और वहां चाय पीते हैं। चाय पी करके आराम करने के बाद में क्या करते हैं ये लोग, यहां से डांडा ठोंगला के लिए निकल जाते हैं। कहां से निकल जाते हैं? डाड़ा थोंगला। ठीक, डाड़ा थोंगला के लिए निकल जाते हैं। ये शब्द जो है अटपटा सा है, लेकिन 3 बार 4 बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। डाड़ा थोंगला का मतलब होता है, डाड़ा का मतलब होता है ऊंची जमीन और थोंगला का मतलब होता है तिब्बत के पास का स्थान।
तो ऊंची जमीन वाला ये तिब्बत के पास का स्थान ना बोल सकते हैं इसको। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, यहाँ चाय नाश्ता करते हैं, घर में रुके रहते हैं और वहां से डाणा थोंगला के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे राहुल शंकर जी बताते हैं कि जहां पे हम लोग रुके थे वहां हम एक भीख मांगने वाले के वेश में थे, भीख मांगने वाले के वेश में थे, फिर भी से यहाँ हमारे लिए अच्छी खातिरदारी हुई। क्यों? क्योंकि वो जो लोग थे वो सुमति के पहचान के थे, और ये कौन थे? बौद्ध भिक्षु था। और बौद्ध भिक्षुओं को वहां जो है राजाओं से कम नहीं माना जाता है, इतना इज्जत दिया जाता है कि जितना इज्जत राजाओं को मिलता है उतना ही इज्जत बौद्ध भिक्षुओं को वहां मिलता है। इस कारण से इनको खाने के लिए अच्छे से स्थान मिला और रहने के लिए अच्छा से स्थान मिला और खाने के लिए भी मिला, मतलब चाय वगैरह पिए और यहाँ से निकल गए। ठीक है, तो उसके बाद में ये और बताते हैं कि ये तो बात हुई कब की? 1930 की बात हुई। लेकिन यहीं पर राहुल शंकर जी लिखते हैं कि 5 साल बाद जब उन्होंने यहां से तिब्बत से वापसी किया, तिब्बत से जब वापसी किया, कहां की वापसी किया? भारत के लिए जब आना चाहे ये लोग, तो 5 साल बाद हम मान लेते हैं लगभग 1935 1935 के लगभग जब उन्होंने यहां आया, ये लोग आए, तो उस समय इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया, इनको इतना अच्छे खाने को मिला ना रहने के लिए अच्छा स्थान मिला। ये लोग उस समय जब 1935 में 1935 में आए तो अच्छे वेश धारण करके आए थे, अच्छे लोग बन करके आए थे, फिर भी से उनको ऐसा खातिरदारी नहीं हुआ जब इनको जो 1930 में हुआ था जैसे खातिरदारी वैसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है जब 1935 में आए, 1935 में आए, तो आते आते इनको हो गया था शाम, और शाम के समय में यहाँ के लोग जो है छंग पी करके, क्या पी करके बच्चों? छंग। ये छंग एक नशीली पदार्थ है, इसको पी करके नशे में धुत रहते हैं। इस कारण से इनका जो है अवभगत नहीं हुआ, इनकी खातिरदारी अच्छे से नहीं हुई। ठीक, अब हम कहां चले जाते हैं? फिर 1930 में आ जाते हैं। ये बताने के लिए ही 5 साल आगे की बात को बोला था, यहाँ पे लिखा है कि उनके साथ आते वक्त जो है कैसा व्यवहार हुआ उसके बारे में, तो यहीं पे लिखे हैं, तो ये मैं बताया हूं। अब हम चले जाते हैं 1930 में। 1930 में क्या बात हो रही थी कि ये लोग जो है आराम करते हैं और डाणा थोंगला के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है वहां से इन लोगों को जो है वो डाणा थोंगला से इन लोगों को निकलना होता था। ये जो है स्थान जो है बहुत खतरनाक स्थान है, ये बहुत ऊंची स्थान है, लगभग ये 16-17 हजार 16-17,000 फीट की ऊंचाई वाला स्थान होता है ये स्थान। तो वो जो है यहाँ ऊंचाई वाला स्थान होने के कारण यहाँ सामान्य लोग आते जाते नहीं है। अगर कोई सामान्य लोग आते जाते हैं तो यहाँ जो रहने वाले जो डाकू हैं वो राहगीरों के साथ में क्या करते हैं? राहगीरों के साथ में लूटपाट करते हैं। ठीक है, राहगीरों के साथ में लूटपाट करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है कोई भी आदमी जो है, कोई भी सामान्य इंसान आता जाता नहीं है। अगर कोई 1-2 इंसान आता जाता है तो किसी की खबर किसी को नहीं रहती है। ये लोग डाकू लोग यहाँ इस जगह में रहते हैं क्योंकि इसको यहाँ छिपने के लिए स्थान मिल जाता है। और एक चीज ये है कि यहाँ एक ऐसा नियम है कि कोई भी आदमी हथियार रख सकता है, बंदूक रख सकता है। यहाँ बंदूक रखने में कोई मनाही नहीं है, मतलब हथियार में कोई पाबंदी नहीं, हथियार का कानून ही यहाँ नहीं है, तो यहाँ सब लोग हथियार रख लेते हैं। इस कारण से ये लोग डाकू लोग क्या करते थे, जब कोई राहगीर आता था तो उसको ये लोग मार देते थे, क्योंकि इनको लूटपाट करना था। और यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा अपने साथ में हथियार रखते थे, तो इनको इन डाकुओं को क्या डर बना रहता था? डाकू लोगों को ये डर बना रहता था कहीं ये राहगीर हमसे पहले ये हमारे मारने से पहले ये हमें ही ना मार दे, इसलिए ये लोग राहगीरों को पहले मार देते थे, उसके बाद इनके साथ जो है लूटपाट करते थे, उनके जो सामान को छीन लेते थे। लेकिन लेखक और सुमति को
ये सब चीजों का डर नहीं था। क्यों डर नहीं था? क्योंकि ये लोग जो है भीख मांगने वाले का वेश धारण किए थे। अगर कोई डाकू इनको रास्ते में मिल जाता था तो ये लोग जो है अपनी टोपी उतार लेते थे और बोलते थे कुची कुची। कुची कुची का मतलब होता है दया दया, मतलब दया करो, पैसा दीजिए। इस प्रकार से ये लोग मांगने लग जाते थे। तो इनको वहां अपने जान का कोई भी डर नहीं था। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ इनके जो पहाड़ी वाले एरिया का भाग का बात। तो इसके बाद जब दूसरे दिन होता है, दूसरा दिन आता है, तो इनको रास्ता जो है बहुत दूर लगने लग जाता है। तो क्या सोचते हैं ये जो राहुल सांकृत्यायन जी सोचते हैं कि कहीं घोड़े का किराया लेना चाहिए और उस घोड़े से हमें आगे का रास्ता जो है तय करना चाहिए। फिर ये लोग क्या करते हैं, सुमति और राहुल सांकृत्यायन दोनों के लिए 2 घोड़े का इंतजाम करते हैं। कितने घोड़े? 2 घोड़े। और उस घोड़े से ये लोग जो है आगे बढ़ते हैं और कैसे करके वो लोग उस ऊंची स्थान तक पहुंच जाते हैं। और उस ऊंची स्थान के बारे में इन्होंने राहुल सांकृत्यायन जी ने बताया है कि वहां की दृश्य जो है बहुत ही अच्छी है। एक तरफ हिमालय का पर्वत और दूसरी तरफ छोटी छोटी चोटियां वाली जो टीले हैं, छोटी छोटी टीले और हरियाली है। तो वो स्थान जो है बहुत ही सुंदर है, ये वो लेखक बताते हैं। ठीक है, तो वहां थोड़ा सा ये लोग आराम करते हैं, उस ऊंचे स्थान पर थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद से ये दोनों सुमति और लेखक उस स्थान से निकल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेखक का घोड़ा जो है थक गया था। किसका घोड़ा थक गया था बच्चों? लेखक का। ठीक है, लेखक का घोड़ा थक गया था। तो और जो सुमति का घोड़ा था वो अच्छा था, तो वो थका नहीं था, तो आगे निकल जाता है। तो लेखक का घोड़ा थक जाने के कारण से वो धीरे धीरे चलने लगा। धीरे धीरे चलने लगे तो सुमति जो है बहुत आगे निकल जाता है। और आगे बहुत ज्यादा निकल जाने के बाद ये लेखक पिछड़ जाता है। पिछड़ने के बाद में उसको बीच में 2 रास्ता मिलता है। ठीक है, बीच में क्या मिलता है? इधर से आ रहे हैं, बीच में 2 रास्ता मिलता है। जाना उनको इधर है, लेकिन लेखक इधर चला जाता है, इधर लेखक चला जाता है। ठीक है, इधर सुमति जिस रास्ते से गया वो रास्ता सही रास्ता था, और जो लेखक गया वो रास्ता गलत रास्ता था, उस रास्ते में नहीं जाना था। तो जाते जाते कुछ दूर जाने के बाद में लेखक को कोई आदमी मिलता है, वो उधर का रास्ता पूछता है, तब बताता है। फिर वहां से ये वापस आता है और सुमति की ओर आने लगता है। जब वो सुमति के पास शाम होते होते 4-5 बजते तक लेखक जो है सुमति तक अपने स्थान तक वो पहुंच जाता है। तब लेखक जो है सुमति जो है बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तब लेखक उनको शांत तरीके से समझाते हैं कि मित्र, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। आप मेरे घोड़े के बारे में जानते हो कि मेरा घोड़ा जो है बहुत धीरे चलने लगा था और ये जो है बहुत थक गया था, मैं इसको मारना पीटना भी नहीं चाहता था। तब सुमति बोलता है कि ठीक है, इनका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहता था। वो बताता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कंडे जलाया था, चाय को 3-4 बार गर्म भी कर चुका हूं। इस प्रकार से वो बोलता है और अपने गुस्से को वो शांत कर लेता है। ठीक है, फिर वहां ये लोग जो है पहले तो सत्तू का सेवन करते हैं। सत्तू का मतलब होता है जो भुने हुए अनाज को जब उसका आटा बनाया जाता है ना, फिर उसको खाया जाता है, वो सत्तू होता है। भुने हुए अनाज को गर्म करके उसको आटा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं सत्तू। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये लोग थुक्पा का भी आनंद लेते हैं। थुक्पा मतलब होता है थुक्पा। थुक्पा क्या होता है? जैसे हम लोग पुलाव बनाते हैं उसी टाइप से ये लोग जो मांस और चावल को एक साथ मिला करके थोड़ी गीली रखते हैं ना, पानी की मात्रा थोड़ा ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं थुक्पा। इसका ये लोग सेवन करते हैं। ठीक है, अब ये लोग सुमति और राहुल सांकृत्यायन जो लेखक है वो तिंगरी मैदान में पहुंच गए थे। अगली सुबह कहां पहुंच गए थे? तिंगरी मैदान में। कहां बच्चों? तिंगरी के मैदान में ये लोग पहुंच गए थे। और इस मैदान में छोटे छोटे टापू, छोटे छोटे जो पठार है, वो जो छोटे छोटे पहाड़ी है, वो भी इनको देखने को मिला, जिसको क्या बोला जाता था?
तिंगरी समाधि, जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का क्या नाम था? तिंगरी समाधि गिरी। तिंगरी तिंगरी समाधि गिरी, ठीक है। तिंगरी समाधि गिरी के नाम से इसको जाना जाता था। क्या है इस जो वहां पे पहाड़ है उसको तिंगरी समाधि गिरी बोला जाता था। यहाँ पे आसपास के गांव में जो सुमति थे, जो बौद्ध भिक्षु था, इनके यजमान भी थे, इनके जो शिष्य वगैरह भी थे, इनको गांव के लोग वो लोग जानते थे। तो सुमति जो है वहां उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन ये राहुल सांकृत्यायन जी सोचते हैं कि ये जो है उनके साथ चले जाएंगे तो बहुत दिन बिता देंगे, सप्ताह भर का समय ऐसे ही निकल जाएगा। तो वो कैसे भी करके अपनी ओर खींच लेते हैं और क्या बोलते हैं, एक आदमी का बहाना बना लेते हैं वहां वो मिलने के लिए कि वो मिलेगा, और शेखर विहार की ओर चल पड़ते हैं। किधर जाते हैं? शेखर विहार। शेखर विहार कहा जाते हैं? शेखर विहार की ओर निकल पड़ते हैं। और वहां जाने के बाद जो शेखर के जो मुखिया था, जो जागीर था, वहां जाने के बाद पता चला कि यहाँ अलग अलग जागीरदार थे। जागीरदार मतलब जो जमीनों के छोटे बड़े जागीरदार थे, जो जमीनों के मालिक हुआ करते थे उसको जागीरदार बोला जाता था। मतलब कुछ एरिया का जो मालिक होता था, जो जागीरों का मालिक होता था, उसको जागीरदार कहा जाता था। ये जागीरदार थे। तो उस शेखर के जागीरदार से मिलते हैं ये लोग, जो एक क्या था, शेखर का मुखिया भी था, ठीक है ना, खेती करता था, और वो एक भिक्षु भी था और बड़े ही अच्छे आदमी थे। उनसे मिलने के बाद, शेखर के मुखिया से मिलने के बाद क्या होता है कि वहां एक मंदिर में चले जाते हैं, जहां पे कंजूर की जो बुद्ध वचन है ना, कंजूर के द्वारा लिखित, किसके द्वारा लिखित? कंजूर के द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं उसको वो पढ़ने लग जाता है। वो किसके बारे में था? कंजूर में के द्वारा जो हस्तलिखित था वो बौद्ध धर्म के बारे में था, जिसमें बुद्ध के वचनों को उसमें लिखा गया था। वहां देखता है कि लगभग 103 पोथियां रखी हुई थी। एक पोथिया का मतलब होता है जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना, जो गुरु ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, पौराणिक ग्रंथ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पोथियां बोलते हैं। तो 103 पोथियां वहां पे रखी थी। तो उन पोथियों को ये जो है पढ़ने लग गए, उसमें उस पुस्तक में घुस गए, मतलब उसको वो पढ़ने लग गए। और फिर ये जो सुमति है वो अपने यजमानों से मिलने के लिए चले जाते हैं। वो सोच रहा होता है कि उनको आने में, सुमति को आने में 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन उसी दिन दोपहर के बाद वो चले आते हैं। और जो वहां तिंगरी गांव वहां से क्योंकि दूर नहीं था, इस कारण वो जो है सुमति जो है जल्दी आ जाते हैं। और आने के बाद में ये लोग क्या करते हैं, अपना अपना बोझा फिर से उठाते हैं और भारत वापस आना चाहते हैं, और वहां से निकल जाते हैं यहाँ की ओर, भारत की ओर निकल पड़ते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से लोग किससे विदाई मांगते हैं? अंतिम में मिलने किससे? शेखर विहार के मुखिया से मिलते हैं, ठीक है। तो उनसे विदाई मांगते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।